ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता कॉलेज से आपको जो आपका भूगोल विषय बीए पार्ट सेकंड का भूगोल विषय है उसका सिलेबस आपको पहले की क्लास में मैं करा चुका हूँ। उसमें आज इकाई फर्स्ट का पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। उसमें आपको बुक का नाम आपका है मानव भूगोल, इकाई आपकी फर्स्ट और लेसन का नाम आपका है, पाठ्यक्रम में जो फर्स्ट इकाई है उसमें चैप्टर का नाम आपका है मानव भूगोल की प्रकृति। ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर क्या है, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं मानव भूगोल में, उसका अध्ययन अपन मानव भूगोल की प्रकृति में करेंगे। मानव भूगोल पढ़ने से पहले इसके संबंधित भूगोल से संबंधित आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो आपको भूगोल से संबंधित जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ। उसमें पहला आपका जैसे है मानव भूगोल में भूगोल शब्द लिखा हुआ है आपके। भूगोल शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इससे संबंधित है। भूगोल जो शब्द है वो आपका ग्रीक शब्द से लिया गया है या यूनानी। ये शब्द आपका है, ये 18वीं शताब्दी में इस शब्द का विकास हुआ था कि भूगोल शब्द का यूनानी शब्द है और इसका विकास यूनानी वालों ने इसका भूगोल शब्द का उपयोग करने लगे थे। इसके बाद में जैसे भूगोल शब्द को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। ज्योग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिक। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है, ग्राफ का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी शब्द है उसका सामान्य अर्थ हो गया है पृथ्वी का वर्णन करना। जिस शास्त्र के अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसको कहा जाता है भूगोल। अब ये भूगोल शब्द है ये सबसे पहले किसने उपयोग किया था, तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द को काम में लिया था। यदि अपन इसके ज्योग्राफी या भूगोल के पिता का बात करें कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो भूगोल के पिता हैं भूगोल के पिता हिकेटियस को भूगोल का जनक, भूगोल का पिता कहा जाता है। इसमें कई सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। भूगोल शब्द है ये सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इराटोस्थनीज ने किया। भूगोल के जनक, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो इसका अर्थ हो गया है और किसने किया है, हिकेटियस ने किया है। अब आपका इसमें ये जो भूगोल है, भूगोल इसकी दो शाखाएं हैं। एक होती है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है इसकी या भूगोल का जो विकास है वो दो शाखाओं में हुआ है, एक भौतिक भूगोल में हुआ है और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल इसका अध्ययन आपने बीए पार्ट फर्स्ट में किया है, जिसमें अपन स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल इसके बारे में
विस्तृत अध्ययन किया था। स्थल मंडल में पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं, पृथ्वी में जो भूकंप आती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, वलन वर्षण, ये सब स्थल मंडल में पढ़े थे अपन। वायुमंडल में आपका मौसम है, जलवायु है, वायु राशियाँ हैं, वायु राशियों का वर्गीकरण है, विभिन्न प्रकार की जो जलवायु है उनका अध्ययन वायुमंडल में करते हैं। जलमंडल में महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय लवणता है, महासागरीय तापमान है, विभिन्न प्रकार के आपके जो महासागरीय आपके प्रवाल है उनका अध्ययन अपने जो प्राकृतिक रूप से जिस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक रूप से उसका अध्ययन अपने भौतिक भूगोल में करते हैं। और बीए पार्ट सेकंड में ये आपने इसका अध्ययन बीए पार्ट फर्स्ट में किया था, और बीए पार्ट सेकंड है ये मुख्य विषय आपका है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल ये बीए पार्ट फर्स्ट में अपन इसको पढ़ेंगे। मानव भूगोल है ये, इसमें इसका मानव भूगोल का जो केंद्रीय बिंदु है, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु स्वयं क्या है, मानव है। यदि ये प्रश्न पूछते हैं कि मानव भूगोल का केंद्रीय बिंदु क्या है, या मानव भूगोल का अध्ययन किस में किया जाता है, मानव भूगोल में मुख्य रूप से जो किसका जोड़ दिया जाता है, यहाँ प्रकृति का जोड़ दिया जाता है भौतिक भूगोल में, और मानव भूगोल में जो जोड़ दिया जाता है केंद्रीय बिंदु कौन है, मानव, या मानव की गतिविधियाँ, क्रियाविधियाँ, मानव की क्रियाकलाप। इसमें मुख्य जोर किस पर दिया जाता है, मानव पर दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं मानव भूगोल का जो विकास है, ये निरंतर मानव की गतिविधियाँ चलती रहती है, मानव का विकास होता रहता है, मानव से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप चलते रहते हैं, इसलिए ये आगे से आगे इसका विकास होता रहता है। इसलिए इसको प्रगतिशील विज्ञान भी कहा जाता है मानव भूगोल को, क्योंकि इसमें मानव का विकास है ये लगातार चलता रहता है, ये क्रियाविधियाँ इसका विकास होता रहता है, इसलिए इसको मानव भूगोल में मुख्य रूप से मानव का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल के यदि जनक की बात करें अपन, तो मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, इराटोस्थनीज को कहा जाता है, इसने शब्द दिया था। और इकेटियस को जनक कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक है वो इकेटियस को कहा जाता है। और मानव भूगोल का जनक है ये किसको कहा जाता है, आपका भूगोल का जनक है ये तो इकेटियस है, और मानव भूगोल का जो पिता है या जन्म जाता है वो है फ्रेडरिक रेटजल। क्लियर। इसके बाद में इन्होंने एक परिभाषा दी है आपको कि मानव भूगोल में, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, पहले ग्रंथ का नाम ले देता हूँ, एंथ्रोपोजियोग्राफिक। इनकी बुक का नाम है, इनकी किताब का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिक, जिसमें एंथ्रो का मतलब होता है मानव, इसमें भी मानव शास्त्र कहा जाता है इसको, हिंदी में इसको मानव शास्त्र कहते हैं। इस ग्रंथ की रचना की थी फ्रेडरिक रेटजल है। इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है उसमें मानव भूगोल मानव समाज और उसके धरातल के बीच संबंधों का पारस्परिक संश्लेषित अध्ययन है। क्या परिभाषा दी है इन्होंने, रेटजल की जो परिभाषा है उसमें उन्होंने मुख्य रूप से मानव और पर्यावरण दो चीज़ों पर उन्होंने बल दिया है। मानव भूगोल मानव समाज और उसके धरातल, ये प्रॉब्लम। मानव भूगोल में रेटजल की परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाज और उसके धरातल
के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल क्या है? मानव समाज एक तो, और पृथ्वी का जो धरातल है उनके आपस में किस प्रकार का संबंध है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल। मानव समाज और पृथ्वी का जो धरातल है उनके मध्य का जो अध्ययन है वो इसका अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। इसके बाद में मानव भूगोल में एक परिभाषा और चल के आई, जो फ्रेडरिक रेटजल हैं, इनकी शिष्या हैं, क्या है इनकी शिष्या? इनकी शिष्या नाम है एलन चर्चिल शैम्पूल। उन्होंने क्या कहा है? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक संबंध के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन दोनों भूगोलवेताओं ने जो जोर दे रहे हैं, इसमें तीन चीज़ों पर जोर दिया गया है: चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी और परिवर्तनशील संबंध। अर्थात चंचल मानव है और अस्थायी पृथ्वी है, दोनों के मध्य जो संबंध बदलते रहते हैं, इन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है वो भी किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। ये दोनों विचारधाराएं हैं, इस पर प्राकृतिक कारक का अधिक प्रभाव है, इसलिए इनकी जो विचारधारा है ये विचारधारा कहलाती है नियतिवाद। इसका दूसरा नाम है, इसको निश्चयवाद भी कहा जाता है। ये आपके बड़ा टॉपिक भी आगे है, इसी इकाई में है। प्रकृति का अधिक हावी है, मानव जैसा प्रकृति चाहती है वैसा मानव करता है। मानव एक मोम का पुतला है, जैसा पृथ्वी चाहती है, जैसा प्राकृतिक वातावरण चाहता है, मानव वैसा ही कार्य करता है। ये दोनों विचारधारा आपकी क्या है? नियतिवाद पर जोर देती है। इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि नियतिवाद के प्रतिपादक हैं या नियतिवाद को सबसे पहले किसने दिया था? तो फ्रेडरिक रेटजल हैं, और इसके मुख्य प्रवर्तक हैं वो उनकी शिष्या है एलन चर्चिल शैम्पूल, वो भी नियतिवाद और निश्चयवाद को मानती है। इस विचारधारा के बाद में तीसरी विचारधारा इसके बाद में आई, उसका नाम है आपके, इसी से आगे विचारधारा आई संभववाद। भूगोलवेता का नाम है विडाल डी ला ब्लास। ये संभववाद के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने संभववाद की विचारधारा का विकास किया। संभववाद में मानव अधिक हावी होता है, मानव जैसा चाहता है प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, मानव अधिक क्रियाशील होता है। पृथ्वी मानव के सामने बहुत सारी चॉइस छोड़ती है। इन चॉइस में से मानव उनमें से छांट लेता है जो उसके लिए काम की होती है।
प्रकृति का कार्य सिर्फ क्या होता है, मनुष्य के सामने बहुत सारी चॉइस प्रस्तुत करना है, इनमें से जो उसके लिए जो लाभदायक है उनको वो इनमें से छांट लेता है, संभववाद है। ये निश्चयवाद के बाद में विचारधारा है। ये इसके प्रवर्तक हैं, ये फ्रांस के थे, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। इसका इनकी जो परिभाषा है, इनकी परिभाषा में उन्होंने बताया है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कारक, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कारक, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कारक या भौतिक नियम, भौतिक नियम वह पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के पारस्परिक संश्लेषित संबंध संबंधित अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसमें उन्होंने 3 कारकों पर जोर दिया है। एक तो नियंत्रित करने वाले कारक, दूसरा मानव और उनके संश्लेषित संबंध, इन 3 बातों पर उन्होंने जोर दिया है। लेकिन उन्होंने मानव को अधिक हावी माना है। उन्होंने ये बताया कि यदि मानव इन प्राकृतिक कारकों को नियंत्रित कर लेगा तो वो अपने मन चाहे परिवर्तन कर सकता है। जैसे अभी गर्मी लगती है तो मनुष्य ने क्या कर लिया, वातानुकूलित परिवर्तित कर लिया, वातानुकूलित कमरों का, छतों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार से जैसे कुछ समय पहले जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो पूरा डेजर्ट था, मरुस्थलीय क्षेत्र था, लेकिन मानव ने इंदिरा गांधी नहर का विकास करके वहाँ पर क्या कर लिया कि अन्न को उपज लिया। इसी प्रकार से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो सीढ़ीनुमा खेती करके मानव ने क्या किया, अपने ज्ञान तकनीकी से इसे जो प्राकृतिक कारक है इनको कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया और अपना मनचाहे परिवर्तन कर लिया। ये विचारधारा कहलाती है संभववाद। अब तीसरी विचारधारा है वो है आपकी नवनिश्चयवाद। पहले निश्चयवाद है, नियतिवाद भी कहते हैं जिसको, दूसरी संभववाद है, तीसरी नवनिश्चयवाद है। इस नवनिश्चयवाद का विकास है वो हुआ था फ्रांस में, नहीं अमेरिका में। क्या इस नवनिश्चयवाद है, इसको सबसे पहले दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, और ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने कहा कि न तो पृथ्वी अधिक हावी है और न ही मानव, दोनों का विकास तभी हो सकता है जब एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करे, ऐसे संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, कभी समाप्त नहीं होती है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। और जो पर्यावरण है, आपको प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे संसाधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए जो कि जिसे प्रदूषण हो, समाप्त प्राय संसाधन है उनका आप इसका उपयोग है वो कम से कम इसका उपयोग करना चाहिए। ये विचारधारा है आपकी, इसका विकास अमेरिका में हुआ है।